हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर इन एसी। गिव द हेडिंग पावर इन एसी। एसी अल्टरनेटिंग करंट में पावर की क्या फार्मूला होती है। इलेक्ट्रिसिटी में हम जानते हैं पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई। कॉन्स्टेंट वोल्टेज, कॉन्स्टेंट करंट, कॉन्स्टेंट पावर। लेकिन एसी में क्या होता है कि पावर जो है वो फेज एंगल पे डिपेंड करता है। ओके, तो पावर इन एसी, तो जैसा कि हम जानते हैं वी नो दैट वोल्टेज इन एसी एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू पीक वोल्टेज इनटू साइन ऑफ ओमेगा t, and current at any time t we can write peak current into sine of omega t, या तो +5 या तो -5, right? Because in AC we know that voltage and current they depends on the phase. They are either lagging or leading, right? जैसा कि हम जानते हैं कि अगर इंडक्टर होता है तो इसमें वोल्टेज जो है वोल्टेज करंट से 90 डिग्री लीड करता है, और कैपेसिटेंस में क्या करता है, करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्री। और रेजिस्टेंस में दोनों एक साथ चलते हैं। ये रेजिस्टेंस में वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज, दैट वी नो। तो जब भी हम पावर की बात करेंगे, पावर इन एसी सर्किट, तो हमको इसमें फेज एक कंसीडर करना पड़ेगा। वोल्टेज और करंट दे आर दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, राइट? तो इंस्टेंटेनियस पावर, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर को हम क्या लिखेंगे, पावर एट एनी टाइम t। पावर एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू योर पावर एट एनी वोल्टेज एट एनी टाइम t इंटू करंट एट एनी टाइम t। सो कहते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। तो दैट वी कैन राइट Pt इक्वल्स टू, Vt की जगह में हम लिखेंगे V0 साइन ऑफ ओमेगा t, और IT की जगह लिखेंगे I0 साइन ऑफ ओमेगा t +5। हमने +5 मान लिया है कि करंट जो है वोल्टेज से 5 एंगल आगे है। तो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर। अब पावर, इंस्टेंटेनियस पावर मीन्स पावर एट ए पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में पावर कितना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। तो जब हम व्हाट इज़ द एवरेज पावर, हम एवरेज पावर की जब भी बात करेंगे तो दैट इज एवरेज पावर दैट इज योर इंस्टेंटेनियस पावर का हम एवरेज ऐसा लिखते हैं, और इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज हम ऐसा लिखते हैं। क्लियर? दैट इज द एवरेज पावर। इतना पहले नोट करिए आप। हाँ, तो बच्चों हमने देखा कि जो पावर होता है, पावर एट एनी टाइम t इज इक्वल्स टू V0 साइन ऑफ ओमेगा t एंड I0 साइन ऑफ ओमेगा t +5। क्लियर? अब हम इसको इससे हम एवरेज पावर निकालेंगे। तो एवरेज पावर जो मैंने बताया, आप एवरेज पावर दैट इज Pt का एवरेज, दैट इज इसका पूरा एवरेज V0 साइन ऑफ ओमेगा t, I0 साइन ऑफ ओमेगा t +5, इसका हम एवरेज निकालेंगे। क्लियर? दैट इज द योर एवरेज पावर।
This is the instantaneous power. Voltage varies with time, current varies with time, so power must varies with time. That is your instantaneous power. Now average power for one complete cycle. For one complete cycle, एक कंप्लीट साइकिल में हम इसका एवरेज पावर निकालेंगे फॉर वन कंप्लीट साइकिल. क्लियर? तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, दैट इज योर वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5. आई कैन राइट लाइक दिस. एवरेज कांस्टेंट बाहर निकाल लिया लाइक दैट. तो वी नॉट आई नॉट. ओके, नाउ इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये साइन ऑफ ओमेगा टी, ये साइन ए प्लस बी ओमेगा टी, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी. वी कैन राइट लाइक दिस, इज नॉट इट? ऐसा लिख सकते हैं. और फिर इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी कोस 5 प्लस साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी साइन 5. I can write like this. Okay, now this we can do v naught I naught sin square omega t cos phi प्लस बच्चों ये साइन ए cos b, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 sin a cos b, एंड 2 sin a cos b को हम लिख सकते हैं sin 2a. सो दैट आई एम डूइंग हियर 2/2, 2 तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो 2 sin a cos b, दैट इज वी कैन राइट sin 2a. तो साइन ऑफ 2 ओमेगा टी साइन ऑफ 5/2. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. ओके, यहाँ मैंने एक इसको यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल आईडीज. ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला हमने क्या क्या यूज़ किया है बच्चों, दैट इज साइन 2a बराबर 2 sin a cos a, साइन 2a राइट, 2 sin a cos a, 2 sin a cos a sin 2a. क्लियर? अब बच्चों हम कुछ फार्मूला यूज़ करेंगे. अभी सबका हमको क्या निकालना है, एवरेज निकालना है, राइट? सबका एवरेज निकालना है. तो ये एवरेज का सिंबल है, तो दैट वी कैन राइट वी नॉट आई नॉट. तो कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है, राइट? तो इसका हम लिखते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई, इसका एवरेज, इसका भी एवरेज, प्लस साइन 2 ओमेगा टी साइन 5/2, इसका भी एवरेज. ओके, दैट नोट करेंगे, प्लीज नोट इट डाउन. मैं इसको मिटा रहा हूँ. यस, तो बच्चों यहाँ कुछ हम अगेन यूज करेंगे. वी नो दैट एवरेज ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एवरेज हाफ होता है, राइट? इसी तरह से बच्चों कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का भी एवरेज हाफ होता है, एंड एवरेज ऑफ साइन थीटा
फॉर वन कंप्लीट साइकिल साइन ऑफ 2 ओमेगा टी, इसका भी एवरेज बच्चों ये 0 होता है. That is 2 we are going to use here. Therefore average power is equals to, यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, V नोट आई नोट, इसका एवरेज हो जाएगा हाफ, और ये cos फाई तो कांस्टेंट है तो cos फाई का एवरेज cos फाई रहेगा, प्लस ये बच्चों देखिए साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज 0 हो जाएगा, 0 इंटू दैट पार्ट विल बी 0. So average power is equals to, I can write V naught I naught by 2 cos phi. Okay, please note it down. अपना नोट करिए. इसको मिटा रहा हूँ. नाउ इसको हम अब कैसा लिखेंगे, दैट वी कैन राइट एवरेज पावर इज V नॉट बाई रूट 2 I नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस ऑफ फाई. ओके, एंड हमको पता है कि पीक वैल्यू बाई रूट 2 ये होता है RMS वैल्यू, पीक करंट बाई रूट 2 ये होता है RMS करंट. So that we can write average power equals to VRMS IRMS into cos of phi. Very important formula. The average power in AC is VRMS IRMS into cos phi. Clear? RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. cos phi को यहाँ कहा जाता है, cos phi is called पावर फैक्टर. इसको कहते हैं बच्चों पावर फैक्टर. cos phi is पावर फैक्टर. phi is फेज एंगल. phi क्या है? फेज एंगल. प्लीज नोट इट डाउन. सो हमने देखा कि पावर इन एसी या एवरेज पावर इन एसी इज VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई. फाई इज फेज एंगल एंड कॉस फाई इज पावर फैक्टर. तो बच्चों रेजिस्टेंस के केस में, फॉर रेजिस्टेंस में आप जानते हैं कि ये मेरा रेजिस्टेंस है, इसमें वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होता है, तो यहाँ पे फाई जो है वो 0 होता है. सो cos फाई मेरा 1 हो जाएगा. सो एवरेज पावर इन रेजिस्टेंस इज VRMS IRMS. वेरी इंपॉर्टेंट. रेजिस्टेंस के केस में, इन केस ऑफ AC द पावर इज VRMS IRMS. पावर फैक्टर इज 1. फाई फेज एंगल इज 0 because voltage and current are in same phase. Similarly in इंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे रहता है, 90 डिग्री आगे रहता है. तो फेज जो मेरा फाई है वो 90 डिग्री है, तो cos 90 इज 0, तो cos फाई पावर फैक्टर इज 0. So average power is 0. Very important. What is the power consumed in inductor? It is 0. Why 0? Because of power fact. Because of your power factor. Power factor is 0. Why power factor is 0? Because phi is 90 degree. Voltage and current are 90 degree out of phase. Similarly in capacitance. This is your capacitance. इसमें क्या होता है बच्चों, करंट हमेशा आगे रहता है, ये वोल्टेज एंड ये करंट इज अहेड ऑफ वोल्टेज बाय 90 डिग्री. सो फेज इज 90 डिग्री. So cos phi is again 0. So power average is 0. That means inductance and capacitance में power consumed 0 होता है.
पावर कंजम्पशन 0 होता है। तो AC के केस में पावर कंजम्पशन केवल रेजिस्टेंस में ही देखा गया है, राइट। प्योर रेजिस्टेंस में पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, प्योर इंडक्टेंस में पावर कंजम्पशन 0 है, प्योर कैपेसिटेंस में पावर कंजम्पशन 0 है। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ बच्चों, जहाँ नेक्स्ट नंबर 4, जहाँ R एंड L हो, मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका इंडक्टेंस है, R एंड L कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट R एंड L। तो बच्चों इसमें मेरा व्हाट इज़ द फेज एंगल। तो जैसा कि रेजिस्टेंस में जैसे करंट एंड वोल्टेज दे आर इन सेम फेज, इंडक्टेंस में वोल्टेज इज अहेड ऑफ करंट बाय 90 डिग्री, राइट, 90 डिग्री। सो इसका हम जब ट्राइंगल बनाएंगे तो दैट इज वोल्टेज अक्रॉस R एंड करंट अक्रॉस R आर इन सेम फेज, ओके, इन केस ऑफ रेजिस्टेंस। और इंडक्टेंस में वोल्टेज अक्रॉस L इज अहेड ऑफ 90 डिग्री। तो दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, Z कहते हैं। क्लियर। तो लाइक दैट वी कैन राइट। तो ये एंगल, ये फेज हो जाता है फाई क्या है, फेज है, राइट। तो ये क्या है, योर दिस इज VR एंड दिस इज VL, राइट। और हम इसको इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं। मान लो ये मेरा R हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ये मेरा क्या हो गया, दैट इज XL मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो दोनों का जो रिजल्टेंट है, दिस इज योर Z, ओके, दिस इज योर Z एंड दिस इज योर एंगल फाई, फेज फाई, दैट इज योर फेज एंगल फाई। सो cos फाई कितना होगा, cos फाई इज दैट इज बेस बाई हाइपोटेन्यूज। सो R बाई Z, क्लियर। इस केस में जहाँ कॉम्बिनेशन हम बात करेंगे, तो कॉम्बिनेशन में हम पावर फैक्टर R बाई Z से लिखते हैं। क्लियर। Z क्या है, Z इज द टोटल इम्पीडेंस। Z क्या है, टोटल, Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर एंड Z इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL मतलब L स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर Z, ये इम्पीडेंस है। टोटल ऑपोजिशन इन दिस सर्किट ना, टोटल ऑपोजिशन, टोटल रिएक्टेंस प्लस रेजिस्टेंस, टोटल इम्पीडेंस इन दिस सर्किट इज दिस वन। सो cos फाई पावर फैक्टर इज R बाई Z। सिमिलरली अगर हम बात करें RC की, ये R है, ये C है, लाइक दैट, R एंड ये C। तो R में मेरा वोल्टेज एंड करंट दे आर इन सेम फेज। कैपेसिटेंस में मेरा करंट हमेशा आगे रहता है 90 डिग्री से बाई वोल्टेज। क्लियर। तो अगर हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे, दैट इज योर, मान लेते हैं दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस करंट आगे रहता है, वोल्टेज पीछे रहता है। तो दिस इज योर वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस, राइट। तो रिजल्टेंट दैट इज Z। तो दिस इज योर फाई, दिस इज योर फाई। तो अगर हम रेजिस्टेंस के केस में बनाएंगे बच्चों, रेजिस्टेंस के केस में, तो ये मेरा R हो गया, ये मेरा XC हो गया, ये मेरा Z हो गया, ओके, दिस इज Z। तो दिस इज योर, दिस एंगल इज योर फाई, ओके। तो cos फाई यहाँ भी क्या आएगा, cos फाई इज इक्वल्स टू दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो R बाई Z। बट यहाँ Z क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, और Z इज अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर, ओमेगा C का होल स्क्वायर। दिस इज द इम्पीडेंस, दिस इज योर
cos फाई। तो पावर फैक्टर जो cos फाई है ये हमेशा R/Z होता है इन केस ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स। प्लीज नोट इट डाउन। हाँ, तो बच्चों इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दैट इज योर चॉक कॉइल। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है व्हाट इज चॉक कॉइल। चॉक कॉइल क्या होता है? चॉक कॉइल ना, तो बच्चों एक चॉक कॉइल एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हमारे पास ये ट्यूबलाइट है ना, दिस इज आवर ट्यूबलाइट। ये क्या है? ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट में अगर आपने देखा होगा तो उसमें दो चीज़ लिखा रहता है, राइट, एक वोल्टेज एंड पावर, वोल्टेज एंड पावर। तो इसके ऊपर पावर लिखा रहता है, राइट, और वोल्टेज 220। लेकिन क्या होता है कि ट्यूबलाइट जो है ये 220 वोल्टेज कैनॉट स्टैंड, 220 वोल्ट कैनॉट विथ स्टैंड, ये 220 वोल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता विथ स्टैंड, ठीक है। अक्सर घरों में 220 वोल्ट आता है, तो ये 220 वोल्ट विथ स्टैंड नहीं कर सकता है। तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे? हम क्या करते हैं, ट्यूबलाइट को, राइट, ट्यूबलाइट के साथ हम एक रेजिस्टेंस को लगा देंगे, राइट। तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होगा वो यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, एक्स्ट्रा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। हम एसी की बात कर रहे हैं, राइट। अगर हम ट्यूबलाइट के साथ एक रेजिस्टेंस लगाएंगे तो जो 220 हमने सप्लाई किया, देखो 220 हमने सप्लाई किया, ट्यूबलाइट 40 वोल्ट पे काम करता है, सपोज मान लेते हैं, अलग अलग होता है। तो बाकी के जो यहाँ पे आपके कितना हो गए, -40 कर दो तो 180 वोल्ट, 180 वोल्ट ना, यस 80, 18 और 22। ट्यूबलाइट मेरा अगर 40 वोल्ट में काम करता है तो बाकी 180 वोल्ट हमको कहीं ड्रॉप कराना पड़ेगा। तो मान लो कि हम रेजिस्टेंस लगा लेते हैं तो उसमें 180 वोल्ट ये खा जाएगा, तब मेरा ये सेफ है। अगर हम डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट लगा देंगे तो ट्यूबलाइट मेरा फट जाएगा, राइट, यू कैनॉट विथस्टैंड। अब ये, लेकिन यहाँ एक समस्या ये है कि जो रेजिस्टेंस है, अभी हमने देखा रेजिस्टेंस इन पावर कंजम्पशन इन रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है VRMS IRMS। अगर हम ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे तो ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा, इसलिए हम इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं लगाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसके साथ एक इंडक्टेंस लगाएंगे। ये मेरा ट्यूबलाइट है, हम इंडक्टेंस लगाएंगे, इंडक्टेंस के लिए L लगाएंगे, L, क्योंकि इंडक्टेंस में पावर कंजम्पशन 0 होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक इंडक्टेंस लगाएंगे। लेकिन ये जो इंडक्टेंस हम बनाएंगे तार से ही बनाएंगे, तार के पास रेजिस्टेंस होता ही है ना, कोई भी तार में रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इसमें हम इस तरह से यहाँ शो कर देते हैं, ये रेजिस्टेंस मैंने शो कर दिया। अब ये बच्चों हो गया सीरीज़ LR सर्किट, ये हो गया सीरीज़ LR सर्किट। तो जिसका इम्पीडेंस जो होता है, दैट इज इम्पीडेंस में यहाँ लिख रहा हूँ, इम्पीडेंस जो होता है Z = √R² प्लस XL का स्क्वायर, राइट, ये होता है। अब देखिए इम्पीडेंस, इसका इम्पीडेंस Z। अब जो भी वोल्टेज हम यहाँ लगाएंगे 220 वोल्ट, सपोज लगा रहे हैं 220 वोल्ट, 220 वोल्ट में से 40 वोल्ट तो सपोज ये ले लेता है, बाकी 180 वोल्ट इसमें गिरेगा Z ना। तो Z को ज़्यादा होना पड़ेगा तभी ये ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, राइट, क्योंकि V जो होता है IZ होता है, V0 = I0 × Z। तो ज़्यादा Z होगा तभी तो ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप करेगा और इसको जितना चाहिए उतना वोल्टेज ले लेगा। तो Z हमको हाई करना पड़ेगा, Z हमको हाई करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, हमको रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पावर कंजम्पशन ज़्यादा होगा, इसलिए हमको रेजिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो चोक कॉइल का यही काम होता है। चोक कॉइल का काम क्या होता है, इट विल प्रोवाइड मोर इम्पीडेंस एंड लो रेजिस्टेंस, इट विल प्रोवाइड मोर इम्पीडेंस एंड लो रेजिस्टेंस। अब पावर फैक्टर की बात करें तो cos फाई क्या होता है, R/Z।
आर बाई जेड मतलब ये हो गया, दैट इज़ योर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये हो गया। तो अगर हम सबको आर से डिवाइड कर दें, आर से डिवाइड कर दें तो बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स एल बाई आर का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, राइट। cos फाइव, तो आप देखिए मेरा आर अगर छोटा होगा, राइट, और एक्स एल बड़ा होगा, एक्स एल बड़ा, आर छोटा होगा, एक्स एल बड़ा होगा, ये टर्म बड़ा होगा, ये टर्म बड़ा होगा मीन्स सपोज इनफाइनाइट, तो ये cos फाइव मेरा कम हो जाएगा। तो पावर फैक्टर को हम जितना कम करेंगे उतना पावर कंजम्पशन मेरा कम होगा। P इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू cos फाइव। तो देखिए पावर जो है cos फाइव पे डिपेंड कर रहा है, cos फाइव पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम चौक कोयल इसलिए इस्तेमाल करते हैं, चौक कोयल की मदद से हम इसको कम करते हैं, ये पावर फैक्टर को हम रिड्यूस करते हैं, पावर फैक्टर को हम रिड्यूस करते हैं। कैसे रिड्यूस करते हैं? इंडक्टेंस लगा के। प्योर इंडक्टेंस तो मिलता नहीं है, कोई भी इंडक्टेंस बनाएंगे उसके साथ थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो रहेगा ही, तो एल आर सर्किट ना, लेकिन ज़्यादातर एक्स एल की वैल्यू ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू आर। तो एल मेरा ज़्यादा है तो एक्स एल ज़्यादा है, राइट, तो ये चीज़ ज़्यादा है, ये चीज़ कम है, तो ये चीज़ ज़्यादा है, तो ये कम हो जाता है, पावर फैक्टर कम हो जाता है। तो कभी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन पूछ देता है, व्हाई वी यूज चॉक कॉइल ना इन ट्यूबलाइट। तो पहला बात, चॉक कॉइल हम क्यों यूज़ करते हैं? चॉक कॉइल इज यूज, इसी को कहते हैं चॉक कॉइल, ये है आपका चॉक कॉइल। चॉक कॉइल इज यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज ऑन द ट्यूबलाइट। चॉक कॉइल इज यूज टू रिड्यूस द वोल्टेज ऑन द ट्यूबलाइट, पहली बात। दूसरी बात, चॉक कॉइल इज यूज चॉक कॉइल इज यूज टू रिड्यूस द पावर कंजम्पशन, क्लियर? बिकॉज if only resistance is used then power consumption will be more। इतना पहले बना लीजिए, ओके। बच्चों थोड़ा 2 लाइन लिख लीजिए। चॉक कॉइल कैन reduce the voltage over tube light by voltage drop, by large voltage drop on chalk coil, it will do this task only if, that is, L is high, inductance is high and R resistance is low। Please note it down। तो बच्चों दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, व्हाट इज़ पावर इन एसी। स्टूडेंट गेट कंफ्यूज, इलेक्ट्रिसिटी में भी पावर है, एसी में भी पावर है, तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी का पावर जो है वो कांस्टेंट है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्योंकि हमने एक कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई यूज़ किया है, बैटरी यूज़ किया है, तो V भी कांस्टेंट, I भी कांस्टेंट, P भी कांस्टेंट। लेकिन एसी में क्या है, एसी में आपका वोल्टेज टाइम के साथ चेंज हो रहा है, करंट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, इसलिए पावर भी टाइम के साथ चेंज होगा। तो जो क्वांटिटी टाइम के साथ चेंज होते हैं ना, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं, और ऐसे में हम एवरेज की बात करते हैं। तो यहाँ एवरेज पावर हमने निकाला, तो पावर इन एवरेज पावर इन योर एसी, दैट इज़ योर VRMS IRMS cos फाइव। एक अलग टर्म आपने सीखा cos फाइव, पावर फैक्टर। फाइव इज़ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। उसके बाद हमने अलग अलग एलिमेंट में देखा कि पावर फैक्टर क्या है, और फिर इसका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है चॉक कॉइल। जब हम ट्यूबलाइट का यूज़ करते हैं तो उसके सामने एक चॉक कॉइल लगाते हैं। चॉक कॉइल क्या करता है? पावर फैक्टर को कम करता है, cos फाइव को कम करता है, क्लियर? cos फाइव को कम करता है। कैसे कम करता है? L को ज़्यादा करता है, R को कम करता है। प्योर इंडक्टेंस हम लगाते हैं।
So with this I'm going to end this video. Please like, share and subscribe it. Any doubt you can ask me. Okay बच्चों, thank you.